रहस्यमयी लकी ड्रॉ भाग 1। पात्र परिचय। शर्मा जी। पूरा नाम पंडित राम कुमार शर्मा। राशि रत्नों के दुकान के मालिक हैं। उम्र 48 वर्ष। लंबाई 6'1", रंग गोरा। मोटापे के नाम पर हल्का सा पेट निकला है, बाकी बॉडी फिट है। उनकी पत्नी जानकी, उम्र 45 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 5'8", कॉलेज में सौंदर्य प्रतियोगिता में विजेता रह चुकी हैं। बेटा पवन रंग रूप में अपने पिता की तरह ही दिखाई देता है। इसी वर्ष ग्रेजुएशन पूरा किया है और अब पिता के साथ दुकान संभालता है। लेकिन शर्मा जी जानते हैं कि वर्तमान समय में इस छोटी सी दुकान से पवन खुश नहीं है, इसलिए किसी चमत्कार का इंतजार है जिससे छोटी सी दुकान बड़े शोरूम का रूप ले ले। रमेश। पूरा नाम रमेश सिन्हा। उम्र 45 वर्ष। लंबाई 5'7", रंग सांवला। शरीर से खाते पीते घर के दिखाई देते हैं। पेशे से होटल के मैनेजर हैं। पत्नी बबीता, उम्र 41 वर्ष, लंबाई 5'3", रंग गोरा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। पुत्री मैथिली 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है। पुत्री के भविष्य के लिए रमेश थोड़े बहुत शेयर में इन्वेस्टमेंट करता रहता है। उपाध्याय जी। पूरा नाम विक्रम उपाध्याय। उम्र 40 वर्ष। लंबाई 5'8", रंग सांवला। शरीर दुबले की श्रेणी में ही आता है। शासकीय प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। पत्नी शैलजा, उम्र 40 वर्ष, रंग गोरा। इनका ज़्यादातर समय अपनी दोनों बेटियों सुमन और सविता को पढ़ाने में और अपनी शादीशुदा बहनों से फ़ोन पर बात करने में कटता है। शैलजा अपने वर्तमान जीवन स्तर से नाखुश हैं। वह अक्सर अपनी बहनों के जीवन स्तर को आधार बनाकर उपाध्याय जी को उलाहना देती रहती है। उपाध्याय जी के पास आय कमाने का अन्य कोई विकल्प न होने के कारण उन्हें शांत ही रहना पड़ता है। ओबेराय जी। पूरा नाम करण ओबेराय। उम्र 52 वर्ष। लंबाई 6'2", रंग गोरा। लंबाई के अनुसार ही शरीर भरा पूरा है। आवाज़ मोटी और कड़क है। शहर के नामी गिरामी व्यवसायी हैं। पत्नी ललिता, उम्र 51 वर्ष, रंग सांवला। लंबाई 5'7", यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी हैं। वर्तमान में अपने पति के व्यवसाय में पार्टनर हैं, लेकिन इन्होंने खुद को किटी पार्टियों में व्यस्त कर लिया है। फिर भी व्यवसाय के बड़े फैसले मिस्टर ओबेराय इनसे पूछे बगैर नहीं करते हैं। मिस्टर ओबेराय अपने व्यवसाय को बढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। व्यवसाय को बढ़ाने के चक्कर में बैंकों से ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, जबकि आय उतनी नहीं बढ़ पाई है। इस कारण टेंशन अपने चरम पर है। आकाश। पूरा नाम आकाश दवे। उम्र 28 वर्ष, रंग गोरा, किंतु ऊंचाई 5'3" एवं शरीर दुबला पतला होने के कारण देखने में 25 साल का ही लगता है। पत्नी श्वेता दीवान दवे, उम्र 29 वर्ष, भी कम ऊंचाई 5 फीट, दुबली पतली, रंग आकाश दवे की तरह एवं बालों की लंबाई कंधे तक होने के कारण आकाश से बड़ी नहीं दिखती हैं। पेशे से दोनों कंप्यूटर इंजीनियर हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करते हुए दोनों मिले और अब पति पत्नी हैं। अलग समाज और उम्र देखते हुए दोनों के घर वाले जब विवाह को राजी ना हुए तो दोनों ने परिवार से अलग रहने का फैसला लिया। दोनों ही अभी स्वयं का फ्लैट, कार और अन्य संपत्ति बढ़ाने में प्रयासरत हैं। विद्याचरण। उम्र 25 वर्ष, रंग गेहुआ, ऊंचाई 5'10", पहलवानी कसरत वाला शरीर, MBA पूरा करने के बाद भी बेरोजगार है।
रोजगार की तलाश जारी है। जन्म से ही एक पैर थोड़ा छोटा होने के कारण चलने में फर्क साफ समझ में आता है। बहुतों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सलाह दी, लेकिन स्वाभिमान के रहते स्वयं के बलबूते कुछ बनने की चाह है। माता पिता का साया बचपन में जब विद्याचरण 8 वर्ष का था, एक्सीडेंट के कारण सर से उठ गया था। किस्मत से उस दिन वह अपने दादा दादी के पास ही रह जाने के कारण बच गया। दादा दादी की उम्र के कारण स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ अपने भविष्य को लेकर विद्याचरण सदैव चिंतित रहता है। जीवन यापन का सहारा केवल दादाजी की पेंशन है। कुलश्रेष्ठ जी, पूरा नाम भानु कुलश्रेष्ठ, उम्र 65 वर्ष, रंग गोरा, ऊंचाई 6 फीट। दिनचर्या में योग शामिल होने के कारण स्वस्थ शरीर। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य के पद से लगभग 6 माह पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि से एक मकान बना लिया है और मिलने वाली पेंशन से जीवन यापन करने का विचार है। पत्नी राधा, जो अक्सर बीमार रहती हैं, उन्हें दुनिया घुमाने की इच्छा है। शिक्षक होने के साथ साथ विचारक भी हैं। समाचार पत्रों में इनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। मिस्टर D.K. ठकराल, D.K. एंड कंपनी के मालिक। विभिन्न देशों में इनकी कंपनी के व्यवसाय अच्छे मुकाम पर है। भारत में इनकी गिनती टॉप 10 अमीरों में होती है। भारत से ज़्यादा ये विदेशों में ही समय बिताते हैं। व्यापार के अलावा मनोरंजन के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद एवं शो कराते रहते हैं। वैसे जितना पैसा यह इन शो में खर्च करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा का विज्ञापन अपनी कंपनी के लिए कर लेते हैं। ये खेलकूद एवं शो अभी तक केवल विदेशों से ही कराते आए हैं। पिछले कुछ महीनों से मिस्टर ठकराल भारत में हैं और खेलकूद से हटकर कुछ नया कराने के विचार में हैं। बड़ी बात ये कि इस बार ये इसे भारत में ही कराने वाले हैं। आशीर्वाद टूर एंड ट्रेवल्स भारत में सबसे महंगी लग्जरी बसों के लिए प्रचलित ट्रेवल्स कंपनी है, जो अपने उच्च शिक्षा प्राप्त ड्राइवर एवं बस सहायकों को सबसे अच्छा वेतन देने के लिए चर्चा में रहती है। इनका स्टाफ कम से कम 2 भाषाएं, हिंदी एवं अंग्रेजी बोलने में दक्ष होता है। लकी ड्रॉ की शर्तें। पूरे भारत देश में एक अनोखा लकी ड्रॉ चर्चा का विषय बना हुआ था। इस तरह का लकी ड्रॉ देश में पहली बार आयोजित हो रहा था। D.K. कंपनी के द्वारा आयोजित इस लकी ड्रॉ में देश का कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता था। जरूरत थी तो केवल एक मोबाइल द्वारा साधारण से रजिस्ट्रेशन की। लकी ड्रॉ तो कई होते रहते हैं, लेकिन इस लकी ड्रॉ के चर्चा में होने का कारण इसके नियम थे, जो इस प्रकार थे। लकी ड्रॉ में 7 लोगों के नाम निकाले जाएंगे। लकी ड्रॉ जीतने वालों को अधिकतम 6 रात और 7 दिन का टूर इनाम में दिया जाएगा। इस टूर में आना जाना, खाना पीना, रहना सब कुछ फ्री होगा। 7 लोग अपने किसी एक को साथ में ला सकते हैं। इस तरह टूर अधिकतम 14 लोगों का होगा। लकी ड्रॉ में चयनित प्रतिभागी अपने साथ किसे ले जाना चाहते हैं, इसका उल्लेख उन्हें लकी ड्रॉ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय करना होगा। लकी ड्रॉ के अंतर्गत 7 नाम निर्धारित तिथि की शाम को निकाले जाएंगे और उसी रात उन्हें उनके साथियों सहित D.K. एंड कंपनी दिल्ली ले जाने की व्यवस्था करेगी। 6 रात और 7 दिन कहां पर बिताने हैं, यह कंपनी निर्धारित करेगी। नए स्थान पर जाने के पहले
प्रत्येक प्रतिभागी के पास यह विकल्प होगा कि वो चाहे तो अपने साथी के साथ टूर छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन यदि टूर जारी रखना है और यदि उनका साथी टूर में आया है तो उसे भी साथ में होना आवश्यक होगा। जितने भी लोग टूर पूरा करते हैं उनमें डीके कंपनी 7 करोड़ रुपए बांटेगी, जिसका सीधा अर्थ था कि जितने कम लोग टूर पूरा करेंगे उतनी ही बड़ी राशि उन्हें प्राप्त होगी। कंपनी के पास सभी अधिकार सुरक्षित होंगे। कंपनी जब चाहे अपनी शर्तों में परिवर्तन कर सकती है। तो आइए इन पात्रों के परिचय के बाद और लकी ड्रॉ की शर्तें जानने के बाद रहस्यमयी लकी ड्रॉ कहानी प्रारंभ करते हैं। पंडित जी खाना परोस दिया है, जानकी ने जोर से आवाज लगाई और फिर धीरे धीरे खुद से ही बात करनी प्रारंभ कर दी। जब तक खाने की थाली नहीं परोसती थी तब तक तो दुकान जाने में देर हो रही थी, अब ना जाने कमरे में क्या करने लगे हैं। जानकी ने फुसफुसाते हुए थाली डाइनिंग टेबल पर रखी और रसोई की ओर चली गई। आ रहा हूं जानकी। शर्मा जी ने कमरे की अलमारी को बंद किया और रुपए जेब में रखते हुए कहा। अपने कमरे से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते हुए शर्मा जी ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आवाज रसोई तक का सफर तय कर ले। आज दूसरे शहर से रत्नों का व्यापारी आने वाला है तो सोचा कुछ रकम रख लूं। आलू के पराठे, वाह क्या बात है। शर्मा जी ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी में बैठते हुए कहा। शर्मा जी ने अभी पहला निवाला तोड़ा ही था कि कुछ सोचकर स्वयं का हाथ रोक लिया। पवन कहाँ है? उससे भी उस नए व्यापारी से मिलवाना है। क्यों पंडित जी, पवन को क्यों मिलवाना है? अरे अब पवन बड़ा हो गया है, रत्नों की खरीदारी कैसे की जाती है यह जानने के लिए उसे साथ में रहना जरूरी है। इसके साथ साथ उसकी हमारे बंधे हुए व्यापारियों से पहचान भी तो कराना जरूरी है। और हाँ, ये क्या पंडित जी बोलती रहती हो? जानकी मुस्कुराते और पवन मुस्कुराते हुए शर्मा जी के चेहरे की ओर देखता है। आप दूसरों के लिए शर्मा जी, अपने लाडले बालक मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर शर्मा जी के चेहरे में भी मुस्कान आ जाती है। पवन ऊपर कमरे में है, तैयार होकर आता ही होगा। आज रत्नों के व्यापारी आने वाले हैं, अभी तक तुम उनसे मिले भी नहीं हो। पवन सीढ़ियों से नीचे जाकर सीधे डाइनिंग टेबल के पास आकर एक कुर्सी खींचता है और बैठ जाता है। कुछ सोचकर पवन शर्मा जी की ओर देखता है और जरा हिम्मत करके कुछ बोलने का प्रयास करता है। पापा क्या हम? पवन कहते कहते रुक जाता है। जानकी, क्या बात है बेटा, क्या कहना चाहते हो? पवन, पापा क्या हम लोन लेकर अपनी दुकान बड़ी नहीं कर सकते हैं? शर्मा जी जानते थे कि पवन के ख्वाब बहुत बड़े हैं। बड़े शोरूम में बैठने के स्थान पर एक छोटी सी दुकान उसके ख्वाबों को मुंह चिढ़ाती नजर आती थी। शर्मा जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही जानकी पवन के समर्थन में उतरती है और प्यार से पवन की आंखों में देखती हुई कहती है, हाँ क्यों नहीं कर सकते? जानकी ने अपनी आंखें पवन से हटाकर शर्मा जी की ओर घुमाई। पंडित जी, पवन ठीक ही तो कह रहा है, कहीं बड़ी सी दुकान देख लो। आजकल बैंक वाले तो लोन देने के लिए खड़े ही रहते हैं। शर्मा जी, वो तो ठीक है, लेकिन पवन जिस बड़ी दुकान की बात कर रहा है उसे शोरूम कहते हैं। क्यों पवन, यही कहना चाहते हो ना? पवन धीमी आवाज में खाने की थाली की ओर देखता है और बोलता है, हाँ पापा। अब जानकी चुप हो जाती है। शर्मा जी, बेटा शोरूम बनाने के लिए, और वो भी रत्नों का शोरूम बनाने के लिए
कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इतनी रकम यदि लोन लेंगे तो चुकाएंगे कैसे? जानकी, 2 से 3 करोड़? शर्मा जी हाँ, 2 से 3 करोड़। शर्मा जी की बातें सुनने के बाद पवन ने आलू के पराठे खाना ही उचित समझा। जानकी उठी और रसोई की ओर पराठे लेने चली गई। शर्मा जी ने दोनों की इन प्रतिक्रियाओं पर गौर किया और अन्य कोई विकल्प न दिखने पर सामने रखी थाली की ओर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। शर्मा जी और पवन को दुकान पहुंचे हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। तभी दूसरे शहर से आने वाले रत्नों के व्यापारी कालीचरण सोनी दुकान में पहुंचते हैं। शर्मा जी, आइए सोनी जी, बहुत दिनों में आना हुआ। हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। कालीचरण सोनी, नमस्कार शर्मा जी। हाँ, इस बार कई महीनों में आ पाया हूँ। कालीचरण रत्नों के काउंटर के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। काउंटर के उस ओर शर्मा जी और पवन अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। शर्मा जी, सोनी जी, ये हमारा बेटा पवन है। पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले कुछ महीनों से दुकान में बैठने लगा है। कालीचरण, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आगे व्यापार बढ़ाने के लिए 1 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत तो होती ही है। शर्मा जी, हाँ वो तो है। अब कुछ तो सोचना ही पड़ेगा कि व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। कालीचरण जी अपना बैग खोलते हैं। देखिए, इस बार रत्नों की गुणवत्ता देखकर आप खुश हो जाएंगे। शर्मा जी पवन को रत्नों की ओर देखने का इशारा करते हैं। कालीचरण जी, हाँ पवन, आप भी अब इन रत्नों की परख करना सीख ही जाइए। शर्मा जी के साथ साथ पवन भी रत्नों को एक एक करके देखता है। शर्मा जी प्रत्येक रत्न के बारे में पवन को आवश्यक जानकारी भी देते जाते हैं। रत्नों की परख करने के बाद शर्मा जी द्वारा रत्नों का ऑर्डर लिख दिया जाता है। कालीचरण, शर्मा जी, 3 दिनों में आपकी दुकान में ऑर्डर के मुताबिक रत्न पहुंच जाएंगे। शर्मा जी, ठीक है, माल पहुंचते ही हम उसी दिन आपके बैंक खाते में रकम डाल देंगे। कालीचरण मुस्कुराते हुए, पेमेंट की क्या बात है, वो तो आप समय से ही करा ही देंगे। और सुनाइएगा, अरे हाँ, आपने अनोखे लकी ड्रॉ के बारे में सुना है या नहीं? शर्मा जी, कैसा लकी ड्रॉ? कालीचरण जेब से पर्चा निकालते हैं। लगता है आप टीवी वगैरह नहीं देखते, क्योंकि इस समय तो चारों तरफ इसी के चर्चे हैं। ये देखिए, पूरे देश में इस तरह के पर्चे भी वितरित किए जा रहे हैं। शर्मा जी पर्चा हाथ में ले लेते हैं, जिसमें लकी ड्रॉ के नियम एवं शर्तें साफ साफ विस्तार में लिखी हुई थी। पवन, पापा हमारे दोस्त भी कल फोन पर इसकी चर्चा कर रहे थे। उन लोगों ने भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं भी आपसे पूछने ही वाला था, आप कहें तो मैं भी रजिस्ट्रेशन करा लूं? शर्मा जी पूरा पर्चा पढ़ते हैं। इनाम की राशि देखकर उनके चेहरे पर चमक आ जाती है, जिसे छिपाने का वे भरपूर प्रयास करते हैं। शर्मा जी, कालीचरण जी, ये पर्चा मैं रख लूं क्या? कालीचरण, हाँ हाँ, आप रख लीजिए, मेरे पास और भी पड़े हुए हैं। मैंने भी पंजीयन करा लिया है। किस्मत किसने देखी है, हो सकता है आपका ही नाम आ जाए। बात पूरी करते ही कालीचरण जी ठहाका मारकर हंस देते हैं। शर्मा जी भी कालीचरण की हंसी में साथ देते हैं। कालीचरण जी के जाने के बाद राम कुमार जी, पवन तुम दुकान पर ध्यान दो। तुम्हारी उम्र मेहनत करने की है, ना कि किस्मत के भरोसे पैसे कमाने की। पवन काउंटर के रत्नों को व्यवस्थित करने में लग जाता है। शर्मा जी पर्चा अपनी जेब में रख लेते हैं। घर पर रात को सोने से पहले शर्मा जी,
जानकी जरा इसे पढ़ो। जानकी शर्मा जी से पर्चा लेते हुए बोली, ये क्या है? शर्मा जी, पहले इसे पढ़ो तो। जानकी उस पर्चे को पढ़ने के बाद, इनाम की रकम तो बहुत ज़्यादा है, इतने रुपए में तो शोरूम खुल सकता है। शर्मा जी, अब जब पवन ने शोरूम का नाम ले ही लिया है तो पूरे समय तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहेगा। और तुम्हें क्या लगता है ये इनाम हमें ही मिलने वाला है? जानकी, तो फिर मुझे दिखाया ही क्यों था? जानकी ने पर्चा शर्मा जी के हाथों में वापस थमा दिया। जानकी की नाराजगी उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। शर्मा जी, बस यही दिक्कत है, छोटी सी बात में नाराज हो जाती हूँ। ये लो मोबाइल और इस लकी ड्रॉ के लिए पंजीयन कर दो। जानकी के चेहरे के भावों में अचानक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देता है, अर्थात नाराजगी अब उत्साह का रूप ले चुकी थी। शर्मा जी से पर्चा लेकर जानकी उसे पुनः ध्यान से पढ़ती है, लेकिन इसमें शर्तें कुछ अजीब हैं। क्या ये सही है या ऐसे ही? जानकी ने हाथ में पर्चा लिए हुए शर्मा जी की ओर देखते हुए कहा। शर्मा जी, कालीचरण जी ने दिया है, कह रहे थे कि टीवी में भी इसके बारे में आ रहा है, कभी तुम ही टीवी देख लिया करो। जानकी, हाँ, बहुत दिनों से टीवी चालू नहीं किया है। उन्होंने कहा है तो फिर सही ही होगा। लाइए आपका मोबाइल, पंजीयन कर देती हूँ। लाखों करोड़ों में कौन सी लकी ड्रॉ में हमारा ही नामा निकलने वाला है। शर्मा जी, अजीब हो, यही बात जब मेरे मुंह से निकली थी तो तुम नाराज हो गई थी। जैसे ही बात निकलने के स्रोत ने अपनी जगह बदली, वही बात सही हो गई। जानकी जरा इतराते हुए भाव में बोली, अब यदि मैं नाराज नहीं होंगी तो कौन होगा? वैसे साथ में किसका नाम लिखूं? राजकुमार जी मुस्कुराते हुए बोले, अपना ही नाम लिख दो, जहां चलेंगे साथ ही चलेंगे। जानकी भी जवाब में मुस्कुरा देती है और रजिस्ट्रेशन पूरा करती है। जानकी, रजिस्ट्रेशन किया है, अभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। शर्मा जी, मैं भला किसी को क्यों बताने लगा? जानकी, आपके पेट में कोई बात पचती नहीं है ना, इसलिए कहा। शर्मा जी, अरे भाई, मैंने कौन सी बात सबको बता दी जो ऐसा बोल रही हो? जानकी मुस्कुराते हुए बोली, पेट तो छोड़ो, आपके चेहरे पर भी कोई बात नहीं छुपती है। आप नहीं भी बताओगे तो आपका चेहरा बता देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। शर्मा जी, ये तो अच्छी बात है ना, जो अंदर है वही बाहर है, छुपाने वाला गुण हम में तो है नहीं भाई। जानकी, यही तो मैं कह रही थी, यही बात जब मेरे मुंह से निकली थी तो आप नाराज होने लगे। जैसे ही बात निकलने के स्रोत ने अपनी जगह बदली, वही बात सही हो गई। शर्मा जी ठहाका मारकर हंस देते हैं। जानकी भी शर्मा जी का साथ देती है।